वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे सोशियोलॉजी के बारे में और बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है लेक्चर। चूँकि आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग समाजशास्त्र के लिखित मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि लिखित मॉडल पेपर का मतलब होता है अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। यानी आपका पेपर कैसा आएगा, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आएंगे उनके उत्तर को कैसे लिखना है, तमाम प्रकार की चीज़ों को हम जानेंगे। और उन प्रश्नों के उत्तर को भी मैं आपको बताने का काम करूंगा कि कैसे लिखना है, क्या क्या पहलू आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपने उत्तर में। तो बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आपको बता दूं, जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो दो पेपर आपको देने होते हैं। एक पेपर होता है पेपर वन और दूसरा होता है पेपर टू। पेपर वन में आपको क्लासिकल सोशोलॉजिकल थाट के बारे में जानना होता है। क्लासिकल सोशोलॉजिकल थाट को हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय समाजशास्त्रीय चिंतन। ठीक है, तो ये है आपका पेपर नंबर वन। और पेपर नंबर टू की बात की जाए तो उसका मॉडल पेपर मैं जल्द ही दे दूंगा। हालांकि इससे पहले सोशियोलॉजी के दो मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। पेपर वन का एक मॉडल पेपर और पेपर टू का एक मॉडल पेपर लिखित का भी, और ऑब्जेक्टिव का, दोनों का मॉडल पेपर लगभग हो चुका है। लेकिन मैंने सोचा कि फिर से एक मॉडल पेपर आपको दिया जाए और फिर से आपको फिर से मतलब दो दो तीन तीन मॉडल पेपर आपको दे दूंगा। तो आप अगर इन्हीं मॉडल पेपर को देख करके अगर आप जाएंगे अपनी परीक्षा देने, तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के रिजल्ट्स आए हैं कई विश्वविद्यालयों के, सभी का एकदम से आप देखेंगे धुआं धुआं कर दिया आप लोगों ने। बहुत सारे बच्चों ने जो है अपने अपने कॉलेज को टॉप किया है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके। और जब मुझे एक प्रकार से पता चला कि भाई आप लोगों ने इतना ज़्यादा मेहनत करी है अपनी परीक्षा में, और आप लोग लगातार कह रहे हैं कि सर जी ये आपका परिणाम है, आपका परिणाम है, आपने ऐसा बताया कि सब कुछ आ गया था। तो भैया मैं तो बता दूं, अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा कि आप कुछ मतलब जैसे कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ आप लोगों की ही जो फीडबैक आती है उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बस आप लोगों को करना क्या है कि बस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न मैं बताऊं उनको आपको तैयार कर लेना विधिवत तरीके से, बस और कुछ करने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आसानी से आपका सारा काम हो जाना है। तो आइए चर्चा करते हैं। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर 2024, पेपर नंबर वन शास्त्रीय समाजशास्त्रीय चिंतन क्लासिकल सोशोलॉजिकल थाट। नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। 25-26 में भी आएगा ये प्रश्न, तो ध्यान रखेंगे। देखिए, खंड आ की अगर बात की जाए तो खंड आ से 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना होगा। और खंड आ में सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो अति लघु उत्तरीय होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं क्वेश्चन। एक प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी कि इन प्रश्नों को आप एक पेज में दो उत्तर को अगर आप बड़े आसानी से लिखेंगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रबोधन क्या है, प्रबोधन किसे कहते हैं? अच्छा, प्रबोधन को ही एक प्रकार से अगर बोले तो अंग्रेजी में जो है आप बोलते हैं, जैसे प्रबोधन को बोलते हैं अंग्रेजी में इनलाइटमेंट। ठीक है, पुनर्जागरण जिसको आप बोलते हैं उसी को प्रबोधन कहते हैं। ठीक है, और यूरोप में पुनर्जागरण का जो समय रहा है वो बड़ा फेमस समय रहा है, क्योंकि उसी समय बहुत सारी चीज़ों का विकास हुआ। तो पुनर्जागरण मुख्य रूप से आपसे पूछा जा रहा है क्या? तो आप देखते हैं कि जहाँ तक मैं आपको बात करूँ, जो परिवर्तन होता है खास करके एक नया परिवर्तन, एक समय में क्या हो कि मानव व्यवहार और मानव समाज का व्यवस्थित अध्ययन अपेक्षाकृत अभी शुरुआत में ही प्रारंभ हुआ है, बहुत जल्दी प्रारंभ हुआ है। चूँकि इसका प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के यूरोपीय समाज में स्पष्ट रूप से आपको देखा जा सकता है कि मनुष्य जो होता है अपने समाज को व्यवस्थित करता है और अच्छी अच्छी चीज़ों को अपनाता चला जाता है, एक नए प्रकरण को अपनाता है, नई चीज़ों को अपनाता है। ठीक है, तो वही होता है प्रबोधन, वही होता है आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की अगर बात की जाए तो मतलब नवीन दृष्टिकोण होता है, और किसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो है तमाम प्रकार के परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। और ख़ास करके आप देखते हैं कि यूरोप में एक समय रहा था डार्क एज, उसके बाद में फिर से एक नई विचारधारा, एक नई दृष्टिकोण, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ता है, और इस हिसाब से मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य का समाज एक व्यवस्थित तरीके से सामने आता है। तो वही होता है परिवर्तन, जो न्यू परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं प्रबोधन या इनलाइटमेंट। और ख़ास करके आप देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति जो हुई यूरोप में, उसी के कारण से आप देखते हैं प्रबोधन आता है, एक नया नज़रिया आता है सामने, और इन्हीं क्रांतियों के माध्यम से आप देखते हैं प्रबोधन लाया गया।
प्रारंभिक जीवन पद्धति के ध्वस्त हो जाने के कारण क्या हुआ, उन्हें सामाजिक और प्राकृतिक दोनों ही प्रकार की दुनिया को समझने के लिए एक नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी को विकसित करना पड़ा। तो वही नई टेक्नोलॉजी जब विकसित हुई तो तमाम प्रकार के भौतिक संस्कृतियों का निर्माण हुआ, तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई जाने लगी। तो उनसे क्या हुआ, एक मशीनीकृत समाज का निर्माण होता चला गया, एक व्यवस्थित समाज का निर्माण होता चला गया। तो प्रबोधन मुख्य रूप से यूरोपीय इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसमें 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना का प्रभाव पड़ा था। और ख़ास करके इस युग में यह विश्वास जागृत हुआ कि प्रकृति और समाज दोनों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। और इसी पर जो है व्यवस्था की गई, मतलब इसी पर अध्ययन किया गया। और इसी दौरान मानवीय तार्किकता और प्रगति के विचार विकसित हुए हैं। प्रोग्रेस होने लगा समाज का, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू बदले, समाज के संस्कृतियाँ बदली, समाज के मापदंड बदले, समाज के नियम बदले, समाज के मूल्य बदले, मतलब हर एक चीज़ परिवर्तन हुआ। और जहाँ पर समाज एक का विकास जो है एकदम से रुक गया था, फिर वहीं पर कुछ दिनों तक रुका रहा। और फिर उसके बाद में दो क्रांतियों के आने से फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आई। और औद्योगिक क्रांति की अगर बात की जाए तो औद्योगिक क्रांति आपकी जो है वो खास करके आप देखते हैं यूरोप के इंग्लैंड से प्रारंभ होती है औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो उसका चूंकि औद्योगिक क्रांति मतलब उद्योगों के क्षेत्र में विकास होना, मुख्य रूप से आप देखते हैं ब्रिटेन से प्रारंभ होती है 1760 ईस्वी के आसपास। अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए चर्चा ही कर लेते हैं। तो इन्हीं दोनों क्रांतियों के परिणाम स्वरूप जो होता है प्रबोधन यानी पुनर्जागरण, या जिसको बोलते हैं आप इनलाइटमेंट, वो शब्द प्रयोग इसी प्रक्रिया के लिए क्या आता है। ठीक है, समझ में आ गई होंगी चीज़ें आपको। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। तो बस यही लिख देना है आपको 50 शब्दों में बना करके, आपका काम हो जाना है। दूसरा प्रश्न है औद्योगिक क्रांति कब हुई, बताएं भाई, औद्योगिक क्रांति कब हुई भाई। तो सबसे पहली बात जानिए, औद्योगिक क्रांति जो हुई है ये ब्रिटेन में हुई है 1760 ईस्वी के आसपास, या अगर ऐसा ना कहना उचित समझें आप तो आप ये कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। किसमें भैया, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो हुई है। उत्तरार्ध का मतलब क्या होता है, उत्तर और अर्ध, मतलब कि जैसे 18वीं शताब्दी 1701 से लेकर के 1800 का जो समय काल है, इसी को बोलते हैं 18वीं शताब्दी। ठीक है, अब अगर 1750 के पहले के युग की अगर बात की जाएगी तो उसको बोलेंगे 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध। ठीक है, लेकिन 1750 के बाद के समय में अगर कोई चीज़ आता है तो उसको बोलेंगे 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो ये 1760 ईस्वी के आसपास आप देखते हैं ये क्रांति हुई है। चूँकि क्रांतियाँ जो होती हैं किसी एक डेट को नहीं होती हैं, किसी एक साल में नहीं हो जाती, उसके पीछे बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसके बाद में कोई क्रांति होती है। समझ में आ रही चीज़ें ना। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ब्रिटेन में 1760 ईस्वी के आसपास जो है औद्योगिक क्रांति होती है। और इंग्लैंड और यूरोपीय देशों के पश्चात ये क्रांति सभी देशों में, मतलब सभी महाद्वीपों में फैलने लगती है। सामाजिक और आर्थिक जीवन ज़बरदस्त तरीके से परिवर्तित होता है। हर जगह आप देखें, यूरोप में विशेष करके इंग्लैंड के द्वारा नए क्षेत्रों की खोज शुरू हो गई। इसके साथ ही साथ व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होने लगी, शहरों में विकास होने लगा। और जब शहरों का विकास होने लगा तो इस कारण से चीज़ों की मांग बढ़ने लगी। और जब मांग बढ़ा तो एक प्रकार से जब डिमांड बढ़ेगी तो भाई लोग खरीदेंगे। कपड़ा जैसी परंपरागत उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण पहले घरेलू स्तर पर होता था, अब यही कपड़ा वगैरह का उत्पादन मशीनें करने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो घरेलू परंपरा थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, मशीनी परंपरा आने लगती है। तो ये यूरोप में क्रांतियाँ हुई। औद्योगिक क्रांति आप देखते हैं इसके दौरान नए नए औजारों का, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जिससे व्यापक पैमाने पर वस्तुएं तमाम प्रकार की बनाई गई। 1760 ईस्वी से लेकर के 1830 ईस्वी के बीच आप देखते हैं तमाम प्रकार के हथियारों, औजारों और तकनीकों का और उत्पादन के प्रबंध के तमाम प्रकार के नए नए आविष्कार किए गए। इसके अलावा आप देखते हैं जिनसे उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आती है। और आप देखते हैं कि इस प्रकार उत्पादन की जो सामंतवादी प्रणाली थी उसके स्थान पर अब पूंजीवादी प्रणाली का विकास हो गया। तो पूंजीवाद जो है ये औद्योगिक क्रांति का ही एक प्रकार से परिणाम है, एक प्रतिफल है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पूंजीवाद विचारधारा जो आई वो खास करके सामंतवादी प्रणाली के विरोध में आई। सामंतवादी प्रणाली के स्थान पर पूंजीवादी प्रणाली का जो विकास हुआ है वो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही हुआ है।
और उद्योगपतियों का वर्ग सामने उभर करके आता है। उद्योगपति लोग अपने पैसे को लगाते हैं और फैक्ट्री स्थापित करते हैं, मजदूर लोग उसमें काम करते हैं। तो जिनसे क्या होता है, औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित एक प्रकार से उद्योगपतियों के द्वारा कर लिया जाता है। और इसीलिए आप देखते हैं बाद में पूंजीवाद के विरोध में फिर मार्क्स आते हैं, कार्ल मार्क्स, और वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का घोर विरोध करते हैं और एकदम से पूंजीवादी व्यवस्था को हिला करके रख देते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस क्रांति के कारण समाज में हाथ से बनी वस्तुओं का जो पुराना युग था वो समाप्त हो जाता है। अब नई नई वस्तुएं बनाई जाने लगती हैं और एक प्रकार से अब जो है हाथों से बनाई गई वस्तुओं पर कम, लोग मशीनों से बनाई गई वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हुई और यांत्रिक परिवर्तन हुआ इसमें औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। तो ये थी औद्योगिक क्रांति, जिसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दी। अब ये प्रश्न आपसे चाहे लघु उत्तरीय में पूछेगा तो भी आप बता पाएंगे, अति लघु उत्तरीय में पूछेगा तो अभी आप इसका उत्तर बड़े अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़े जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न है कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद की परिभाषा दीजिए। अगस्त कॉम्टे की अगर बात करें तो इनका एक सिद्धांत है प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। ये बड़ा फेमस सिद्धांत रहा खास करके सोशियोलॉजी में कॉम्टे का, ठीक है, प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत। तो प्रत्यक्षवाद की परिभाषा दी है अलग अलग विद्वानों ने भी। तो प्रत्यक्षवाद की परिभाषा फेयरचाइल्ड महोदय देते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद जो है एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, एक साइंटिफिक एक थियरी है ये, ठीक है, एक साइंस की थियरी है, एक साइंटिफिक थियरी है प्रत्यक्षवाद, जिसका उद्देश्य होता है कि सभी मनुष्य का समाज जो है या सभी मानव समाज जो होता है उसके भौतिक, बौद्धिक और नैतिक उन्नति में लगातार वृद्धि होती रहे और वो बंधा रहे समाज, इकट्ठा रहे समाज, ठीक है। बोगाडर्स कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद संसार को देखने का एक बौद्धिक तरीका होता है, एक इंटेलेक्चुअल तरीका होता है। और बोगाडर्स का विचार यह है कि मस्तिष्क की घटनाओं को अवलोकन और वर्गीकरण पर केंद्रित करना चाहिए। अपेक्षाकृत व्यर्थ में घटनाओं के कारण तलाश करना और उन्हें जिम्मेदार ठहराना ये उचित नहीं है। मतलब प्रत्यक्षवाद का सीधा सा मतलब अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो प्रत्यक्षवाद का सीधा सा मतलब होता है कि कहीं पर किसी भी घटना को अगर आपने अपनी आंखों से देखा है फिर उसके बाद में आप उस घटना पर अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। यानी प्रत्यक्ष चीज़ें जो आपने देखी हैं उन्हीं पर आप जो है शोध करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। उन्हीं पर आप जो है अपना नियम कायदा बनाएं। तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना ही जो है प्रत्यक्षवाद है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो काम्ट महोदय यही कहते हैं कि आप अगर कोई घटना है तो उस घटना का प्रत्यक्षवाद तभी होगा जब आप निरीक्षण प्रणाली के, यानी कि आपने आंखों से जाकर के उस घटना का अवलोकन करेंगे, देखेंगे, उसका परीक्षण करेंगे और उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, प्रयोग करके देखेंगे और फिर इसके बाद में वर्गीकरण करेंगे उन घटनाओं का। और उसके आधार पर जो चीज़ें आप बताएंगे, जो चीज़ें आप एनालिसिस करेंगे, विश्लेषित करेंगे, उसके बाद में आप कोई सिद्धांत बताएंगे, कोई नियम उसके बारे में बताएंगे, कुछ जानकारी आप देंगे, तब वो सिद्धांत होगा प्रत्यक्षवाद, ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद का सीधा सा मतलब है कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना, यही होता है प्रत्यक्षवाद, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रत्यक्षवाद जो होता है भाग्यवादी बिल्कुल भी नहीं होता है, ना आशावादी होता है, ना भौतिकवादी नहीं है, मतलब भौतिकवादी भी नहीं है। और क्योंकि यह भौतिक शक्तियों को बौद्धिक शक्तियों के अधीन करता है, क्योंकि जो बौद्धिक शक्तियां हैं उन्हीं के अधीन भौतिक शक्तियां होती हैं, यानी कि बुद्धि जो होती है वही मशीनों का निर्माण करती है। कंप्यूटर कितना भी आज आगे बढ़ गया हो लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला एक मनुष्य ही होता है। तो ये बात बताता है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद अलौकिक शक्तियों में या अलौकिक शक्तियों से असंबंधित होने के कारण से अनीश्वरवादी नहीं है। ये मत सोचे कि जो कामटे हैं वो ईश्वर को नहीं मानने वाले, वो ईश्वर को भी मानने वाले, अनीश्वरवादी बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन प्रत्यक्षवाद का संबंध सीधा सीधा वास्तविकता से है। जो चीज़ें घटित हुई हैं वही चीज़ें एकदम से विस्तार से जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक उसके बारे में सिद्धांत नहीं आना चाहिए, ये प्रत्यक्षवाद का कहना है। प्रत्यक्षवाद का संबंध यथार्थ ज्ञान से है। प्रत्यक्षवाद का संबंध उपयोगी ज्ञान से है, ना कि समस्त ज्ञान से है। जो इम्पोर्टेंट ज्ञान है, जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है उसी को प्रत्यक्षवाद शामिल करता है, बाकी चीज़ों को नहीं शामिल करता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको जाननी होगी ताकि जब भी आपसे परीक्षा में प्रत्यक्षवाद से कुछ भी प्रश्न पूछे आप आसानी से बता पाएंगे। तो प्रत्यक्षवाद का संबंध किससे भैया? प्रत्यक्षवाद का संबंध सापेक्ष से है, निरपेक्ष से बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रत्यक्ष से है, अप्रत्यक्ष से बिल्कुल भी नहीं है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये है भैया प्रत्यक्षवाद के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सावयवी एकता। सावयवी एकता की अगर बात की जाए तो सावयवी एकता का सिद्धांत दिया था दुर्खीम महोदय ने। दुर्खीम
महोदय कहते हैं कि सामाजिक विकास के साथ साथ सामाजिक सदस्यों में विवेक जागृत होता जाता है। विवेक मतलब होता है बुद्धि का विकास या विवेक का विकास, सोचने की क्षमता का विकास। तो जैसे जैसे मनुष्य का सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ सामाजिक जो सदस्य होते हैं उनमें बुद्धि, विवेक और सोचने की क्षमता ये सब धीरे धीरे जागृत होती जाती है। और जब एक प्रकार से ये सब जागृत हो जाता है उसके बाद में वे अपने व्यक्तित्व के प्रति सचेत हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप समाज में एकता का जन्म होता है। तो वही एकता जो होती है वो सावयवी एकता कहलाती है। सावयवी एकता में व्यक्ति श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप अपना विशिष्ट निर्धारित प्रकार करते हैं, अपना काम करते हैं कि भाई हमको क्या काम करना है और हमारा क्या उत्तरदायित्व है समाज के प्रति। तो वो अपना काम समझते हैं और एक एकता में बंध करके अपने काम को करते रहते हैं। क्योंकि अगर सामाजिकरण होगा तभी उनको अपने उत्तरदायित्व और अपने चीज़ों को मतलब वो जान पाएंगे। ठीक है। परंतु उनका उद्देश्य समाज रूपी शरीर को दृढ़ता और संपन्नता प्रदान करना होता है। जैसे कि जिस प्रकार शरीर के समाप्त हो जाने पर उसके अंगों का कोई महत्व नहीं होता है या उनके अंगों का महत्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार समाज की दृढ़ता की अनुपस्थिति में व्यक्तियों का महत्व नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति समाज में नहीं रहता है तो वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। या तो अगर समाज में वही व्यक्ति रह पाता है या तो भैया वो जानवर होगा या फिर वो देवता होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अरस्तु ने भी इस पर मोहर लगाया कि मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। सबसे पहले तो वो सामाजिक प्राणी है और समाज का ही एक पहलू है पॉलिटिकल, राजनीतिक। तो राजनीतिक प्राणी भी हो जाता है मनुष्य। तो मनुष्य अगर वो नहीं है मतलब या तो देवता रहेगा या तो फिर जानवर ही बिना समाज के रह सकता है। बाकी समाज का प्रभाव उसी प्रकार से मनुष्य पर पड़ता है जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर शरीर मर गई तो फिर आत्मा मतलब जो मान लेते हैं आप मर जाते हैं, या मतलब कोई ये मतलब ये कहना उचित नहीं कि आप मर जाएं, ठीक है, गलती हो गई। मतलब कोई है, अब शरीर मान लेते हैं या कोई व्यक्ति मान लेते हैं, ए नाम का कोई व्यक्ति है, तो ए नाम का व्यक्ति कोई मर जाता है, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है ए। तो इसका जो अंग है शरीर का, आंख, नाक, ठीक है, त्वचा, हाथ, पैर, ये सब, तो वो सब भी एकदम से खत्म हो जाते हैं, उनका भी कोई महत्व नहीं रह जाता। तो जिस प्रकार से शरीर में आत्मा की उपस्थिति होती है उसी प्रकार से मनुष्य के लिए समाज की उपस्थिति बहुत जरूरी होती है। ठीक है। ये बात सावयवी एकता के सिद्धांत में स्वीकार करते हैं दुर्खीम महोदय। ठीक है। और दुर्खीम महोदय कहते हैं कि समाज के सदस्य किसी बाह्य शक्ति के द्वारा या बाह्य शक्ति के दबाव में आकर के सामाजिक दशाओं से प्रभावित हो करके ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि एक आंतरिक प्रेरणा उनके अंदर आती है और वो समाज कल्याण के लिए कार्य करने की शक्ति उनको देती है और वो आगे बढ़ते हैं और काम करते चले जाते हैं। क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील और नैतिक प्राणी होता है, संवेदनशीलता उसके अंतर्गत होती है, मतलब उसके अंदर होती है, उसकी अंतरात्मा और एक प्रकार से उसका जो हाव भाव स्वभाव होता है वो ऐसा करने के लिए उसको विवश करता है। खास करके मतलब वो खुद से ही अपने उत्तरदायित्व को समझता है, खुद से ही काम करना चाहता है, खुद वो चोरी नहीं करना चाहता, खुद सामाजिक मूल्यों को एक प्रकार से वो जब समाज में कोई व्यक्ति रहेगा तो खुद ही सामाजिक नियमों को सीख जाएगा, उसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी को, ठीक है, या किसी को दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जिस समान चेतना का उदय होता है खास करके ऐसा करने से, मतलब समाज में रहने से जिस समान चेतना का उदय होता है वही सावयवी एकता कहलाती है और फिर मिलजुल करके लोग काम करते हैं। तो ये होती है सावयवी एकता, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। 5वां नंबर प्रश्न है, आत्महत्या की परिभाषा दीजिए। आत्महत्या की परिभाषा भी दुर्खीम का ही एक सिद्धांत है, ये बात ध्यान रखेंगे। आत्महत्या का सिद्धांत जो है दुर्खीम ने दिया है और आत्महत्या एक ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है, उसका प्रकाशन 1897 में हुआ था। आत्महत्या पुस्तक भी लिखी है दुर्खीम महोदय ने, तो उसका प्रकाशन हुआ था 1897 में, ठीक है। और इस ग्रंथ में दुर्खीम समाजशास्त्री दृष्टिकोण का तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत करते हैं और दुर्खीम जो है आत्महत्या के कई सारे पहलुओं के बारे में बताते हैं, ठीक है। दुर्खीम ने 3 प्रकार की आत्महत्या की बात कही है। पहली तो अहंगवादी आत्महत्या, दूसरी परार्थवादी आत्महत्या और तीसरी आदर्शहीन आत्महत्या, और एक आत्महत्या और सामने आती है चौथी भी, उन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्या के बारे में बताया। तो एक अभी शोध के अकॉर्डिंग पता चला तो वो घातक आत्महत्या होती है। तो आत्महत्या सबसे पहले सोचे होती क्या है। आत्महत्या की अगर बात की जाए तो दुर्खीम महोदय इसकी परिभाषा देते हैं बड़े सरल शब्दों में। कहते हैं कि आत्महत्या शब्द जो होता है मृत्यु की उस समस्त घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है।
जिसके भावी परिणाम मृत्यु को वह जानता है कि मैं मरूंगा, वो जानता है कि मुझे मरना है, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने मतलब उसको समाज मोटिवेट करता है मरने के लिए। मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो लोग मरते हैं वो कहते हैं कि भाई समाज क्या कहेगा, हमारा मतलब कुछ भी काम अगर हो गया तो कुछ भी ऐसा काम हो जाए जिसको समाज एक्सेप्ट ना करे, या समाज के लोग क्या कहेंगे, या बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो व्यक्ति मर जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं पे समाज, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसका कारण कहीं ना कहीं पे समाज से जुड़ा हुआ होता है। ये बात दुर्खीम स्वीकार करते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि आत्महत्या जो होती है स्वयं मरने वाले की क्रिया का परिणाम होती है। जो मरता है वो स्वयं ही वो चीज़ें करता है, वो आत्महत्या होगी। दूसरी बात दुर्खीम कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है इच्छा पूर्वक सोच विचार करके फिर आत्मघात करता है, खुद मरता है, ठीक है, और अपनी क्रिया के परिणाम को जानता है कि जो मैं कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या निकलेगा, वो बात वो जानता है। तीसरी बात दुर्खीम ये कहते हैं कि आत्महत्या जो होता है उसको जो करने वाला व्यक्ति होता है वो अपनी क्रिया के परिणामों को पहले से ही जानता है, और वह यह भी जानता है कि बहुत मतलब वह जो कुछ कर रहा है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसका निश्चित परिणाम एक ही है और वह है मृत्यु, वो बात जानता है। चौथी बात दुर्खीम यह भी कहते हैं कि आत्महत्या पूर्व निश्चय पूर्वक जानबूझकर की जाने वाली आत्मघात क्रिया का परिणाम होता है। और इस संदर्भ में दुर्खीम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में प्रकट किया। सामाजिक तथ्य की अवधारणा एक प्रकार से दुर्खीम ने दी है, उसके बारे में सामाजिक तथ्य की परिभाषा उन्होंने दी और कहा कि एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह तरीका होता है, प्रत्येक तरीका होता है, चाहे वह निश्चित हो या फिर नहीं निश्चित हो, जो व्यक्ति पर बाह्य दबाव डालने की क्षमता रखता है उसी को सामाजिक तथ्य कहा जाता है। तो समाज कहीं ना कहीं पे बाहरी या आंतरिक रूप से व्यक्ति को दबाता है, प्रताड़ित करता है, और कहीं ना कहीं पे या उससे प्रभावित होता है और इतना प्रभावित हो जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दुर्खीम समझाने का काम कर रहे हैं। तो आत्महत्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है भैया, मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की। एक तो है अहंगवादी आत्महत्या, दूसरी है परार्थवादी आत्महत्या, तीसरी है आदर्शहीन आत्महत्या, और चौथी आप लिख लीजिएगा घातक आत्महत्या। तो जो अहंगवादी आत्महत्या है, ये आत्महत्या होती है जब समाज की में अतिशय व्यक्तिगता की स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। तो यही अहंगवादी आत्महत्या होती है, मतलब कि व्यक्ति मतलब अपने बारे में ही सोचता है, या व्यक्तिगता मतलब सब व्यक्ति समाज में सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, कोई किसी का ना मदद कर रहा है ना कुछ कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अहंगवादी आत्महत्या होती है, खुद जानबूझ करके लोग आत्महत्या कर लें। दूसरा होता है परार्थवादी आत्महत्या, अत्यधिक समाजीकरण की स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या होती है परार्थवादी आत्महत्या, मतलब कि जिसका परिणाम जो है मृत्यु तो होता है, लेकिन उसका कारण जो होता है वो समाज कहीं ना कहीं पे दूसरा कोई व्यक्ति होता है, समाजीकरण की स्थिति में एक प्रकार से अपने आप को ढाल नहीं पाता और मृत्यु अपने आप को दे देता है। तीसरी आत्महत्या होती है आदर्शहीन आत्महत्या, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनको सामाजिक नियम, सामाजिक मानदंड, इन सभी का पालन करना होता है, सामाजिक रीति, सामाजिक परंपराओं का। तो समाज में नियमहीनता और आकस्मिक परिवर्तन में निराशा की स्थिति में जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, यानी समाज के नियम को नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो वो होता है आदर्शहीन आत्महत्या, की मतलब अपनी मोरलिटी से हट जाएं, फिर उसके बाद में सोचें कि समाज क्या कहेगा। तो फिर वैसी स्थिति में चौथी आत्महत्या जो होती है उसको बोलते हैं घातक आत्महत्या। अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन जब कोई व्यक्ति किसी से करवाता है दबाव में रह करके, मार पीट करके, तो लोग सोचते हैं कि भाई इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, ठीक है, कि भाई इतना ज़्यादा दब करके जीना, इतना ज़्यादा एकदम से रोज डांट पड़नी है, रोज मार पड़नी है, रोज काम करना, यही सारी चीज़ दबा दबा करके, तो वो चीज़ें होती हैं घातक आत्महत्या। तो मतलब एक तो अहंगवादी आत्महत्या व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से करता है, परार्थवादी आत्महत्या दूसरे के एक प्रकार से कारण कर लेता है, जैसे कि परार्थवादी आत्महत्या में जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जैसे नौकरी नहीं पाया तो मर गए, या किसी लड़की ने धोखा दे दिया तो जा करके कुआं में कूद गए, या लड़कियां बहुत सारी जहर खा लेती हैं। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं परार्थवादी आत्महत्या। आदर्शहीन आत्महत्या की भाई अपने करेक्टर से हट गया, करेक्टरलेस प्राणी जो होता है उसको समाज क्या कहेगा, ऐसी स्थिति में वो मर जाता है, तो वो आदर्शहीन आत्महत्या में आएगा, मोरलिटी से हट जाए। घातक आत्महत्या में क्या होता है कि किसी पर कोई दबाव डाले, फोर्स डाल करके कोई काम करवा, लगातार परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो व्यक्ति मर जाए, तो वो घातक आत्महत्या होती है। क्लियर? तो ये हो गया आत्महत्या को लेकर के बहुत सारी बातें, समझ में आ रही होंगी आपको सारी चीज़ें। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, तार्किक और अतार्किक क्रियाएं क्या होती हैं। अच्छा, तार्किक और अतार्किक क्रियाओं को जो है विल्फ्रेडो पैरेटो ने बड़े आसान तरीके से समझाया है। तो पैरेटो ने तार्किक और अतार्किक क्रियाओं पर सिद्धांत भी दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे।
तो परेटो कहते हैं तार्किक क्रियाओं के बारे में कि तार्किक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनमें तार्किक आधार पर, तर्क के आधार पर साध्य और साधन के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। साधन मतलब होता है कि जिन साधन का प्रयोग करके, जिन चीज़ों का प्रयोग करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वो होता है मतलब कि साधन, ठीक है। और साध्य क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो लक्ष्य और साधन, लक्ष्य और माध्यम दोनों जो होता है, जो दोनों में सामंजस्य स्थापित करना, किसके आधार पर? तर्क के आधार पर। तो वैसी क्रियाएं होती हैं तार्किक क्रियाएं, और इनका आधार जो होता है अनुभव के अकॉर्डिंग होता है। तर्क और प्रयोग यानी प्रैक्टिकल और तर्क के अकॉर्डिंग जो है ये क्रियाएं की जाती हैं, और ये क्रियाएं अनुभव सिद्ध होने के कारण से वास्तविक और प्रामाणिक भी मानी जाती हैं, जो तार्किक क्रियाएं होती हैं। दूसरी क्रिया जो इन्होंने बताई वो है अतार्किक क्रियाएं। अतार्किक क्रियाओं की अगर बात की जाए तो पेरेटो के अनुसार वे क्रियाएं जिनमें साधन और साध्यों के बीच सामंजस्य बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, अतार्किक क्रियाएं कहलाती है। तो साधन और साध्य में अगर सामंजस्य मिल रहा है और तार्किक क्रियाओं के आधार पर, तो वो क्रियाएं तार्किक क्रियाएं हैं। जबकि अगर अतार्किक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनमें साधन और मतलब कि साधन और साध्य के बीच में सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाता है, ठीक है, और भावना और अनुमान पर आधारित होती, खास करके ये इमोशन पर रिलेटेड होती है। इमोशन कि भाई ये हो सकता है, या इमोशन पर भाई बह गए भावनाओं में, तो इमोशन और अनुमान पर आधारित होती हैं अतार्किक क्रियाएं। जबकि तार्किक क्रियाएं तर्क पर, प्रयोग पर, प्रैक्टिकल पर, अनुभव पर, कि भाई आप लगातार इतने दिन से कुछ काम कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपने कहा कि भाई ये काम होगा, ठीक है, तो वो हो गई तार्किक क्रियाएं। या प्रैक्टिकल किया आपने कि भाई हमने ऐसा 4 चक्कर किया तो वो आ गया, वही आ रहा है, वही आ रहा है, तो आप बता सकते हैं भाई ये चीज़ एकदम से करेक्ट है। तार्किक क्रियाएं जो होती हैं वो प्रमाणिक होती हैं। अतार्किक क्रियाएं जो होती हैं वो अनुमान पर आधारित होती हैं, मतलब कि उनका कोई सत्यता की जांच करने का कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। तरीका होता है लेकिन वो सत्य नहीं होती, प्रमाणिक उतनी नहीं होती जितना जो कि तार्किक क्रियाएं होती हैं। तो खास करके अवलोकन, परीक्षण, इन सभी के द्वारा, औचित्य के द्वारा या प्रयोग के द्वारा ये चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं अतार्किक क्रियाएं, ठीक है। मतलब कि विज्ञान के क्षेत्र में अतार्किक क्रियाएं नहीं आती हैं, मतलब अतार्किक क्रियाएं वैज्ञानिक नहीं होती हैं, जबकि तार्किक क्रियाएं वैज्ञानिक होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये अंतर हो गया दोनों के बीच में जो मैंने आपको बताया, या दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 7वां नंबर प्रश्न है, वर्ग संघर्ष के आधार बताइए। फटाफट से आप बताएंगे वर्ग संघर्ष के आधार। वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी किसने भैया? तो वर्ग संघर्ष की विचारधारा को दिया है किसने? आपने नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स का, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ही दिया है वर्ग संघर्ष की विचारधारा, और ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा भी कार्ल मार्क्स ने ही दी है। कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ही। तो वर्ग संघर्ष के कई सारे आधार बताते हैं। वर्ग संघर्ष का सीधा सा मतलब होता है, एक वर्ग होता है आपका पूंजीपति वर्ग, ठीक है, और एक वर्ग होता है आपका श्रमिक वर्ग, ठीक है। यानी कि इसको जो पूंजीपति वर्ग है इसको बोलते हैं शोषक वर्ग, और जो आपका श्रमिक वर्ग है उसको बोलते हैं आपका शोषित वर्ग। और अच्छा, अगर इसी को दूसरे भाषा में अगर मैं बताऊं तो जो आपका पूंजीपति वर्ग होता है वो उसको बोलते हैं मालिक, और जो अगला होता है उसको बोलते हैं, मतलब कि जो शोषित वर्ग होता है या जो श्रमिक वर्ग होता है उसको बोलते हैं मजदूर। तो एक प्रकार से मालिक और मजदूर, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, शोषक और शोषित, तो इन सभी के बीच में जो संघर्ष होता है, तो इन्हीं संघर्ष को हम वर्ग संघर्ष कहते हैं। इनके कई आधार होते हैं, संघर्ष करने के कई आधार होते हैं। वर्ग संघर्ष में जो मालिक और मजदूर के बीच का संघर्ष है, या पूंजीपति और श्रमिक वर्ग का संघर्ष है, या शोषक और शोषितों के बीच का संघर्ष है, तो इन्हीं संघर्ष के कई आधार हैं। उन्हीं आधारों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो पहला आधार आप लिखेंगे भैया, वर्ग संघर्ष जो होता है नवीन परिस्थिति परिवर्तन को जन्म देता है। वर्ग संघर्ष जब होता है, जब पूंजीपति वर्ग और मालिक वर्ग, मतलब पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच में जब एक प्रकार से वैमनस्यता होती है और खास करके संघर्ष उत्पन्न होता है, तो संघर्ष के परिणाम स्वरूप एक प्रकार से फिर क्रांति उत्पन्न होती है, और क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक नवीन जीवन पद्धति का निर्माण होता है, एक नया नया परिवर्तन समाज में आता है, पहली बात। दूसरी चीज की वर्ग संघर्ष उत्पादन प्रणाली से रिलेटेड है, जो नए वर्गों की उत्पत्ति का आधार बनाता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि भौतिक आविष्कार वर्ग संघर्ष का ही आधार होता है, या वर्ग संघर्ष एक आधार होता है भौतिक आविष्कार का। चौथी बात, शोषक वर्ग द्वारा निर्मित समाज व्यवस्था में अस्थायित्व तो नहीं होता है, ठीक है, और इसी अस्थायित्व को बनाता है वर्ग संघर्ष। पांचवी बात है, बढ़ता हुआ वर्ग संघर्ष क्रांति को जन्म देता है। छठी बात,
वर्ग संघर्ष पूंजीवादी व्यवस्था का पतन करता है, ठीक है, और समाजवादी व्यवस्था का उत्थान करता है। तो ये वर्ग संघर्ष के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई जो कि आपको ध्यान रखना है। इतना आप अगर आप लिख देंगे तो आपको बड़े आसानी से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसके, ठीक है। 2 नंबर के ही प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय, तो इसीलिए आप इनमें से अगर आपको लिखना है तो बड़े ही आसान शब्दों में आप थोड़े थोड़ा करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 8वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मैं और मुझे, मैं, मुझे और स्वा, ये 3 शब्द हैं खास करके। मी और मतलब कि आई, मी और स्वा, ठीक है। मतलब कि मैं, मुझे और स्वा, ये 3 शब्द हैं और इन 3 शब्दों की अवधारणा को दिया है किसने? किसने दिया है भैया? इसको दिया है चार्ल्स कूले ने, ठीक है, सॉरी मीड ने दिया है इसको। तो चार्ल्स कूले एक दूसरी परिभाषा देते हैं। तो मीड ने भी कूले की तरह समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की दृष्टियों को समन्वय स्थापित किया है। तो मी मतलब आई, मी और सेल्फ, ठीक है, ये अवधारणा दी है किसने? मीड ने दी है, ठीक है। और सामाजिकरण की एक अवधारणा है ये बात भी ध्यान रखेंगे, मतलब सोशलाइजेशन की एक अवधारणा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इसमें मीड जो है अपना विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं और मुझे की अवधारणा का प्रतिपादन जो है किसने किया? सबसे पहले बात तो यही पूछेगा, तो आप बताएंगे मीड ने किया। तो समाजीकरण क्या होता है? सोशलाइजेशन। तो ये सोशलाइजेशन की ही प्रक्रिया होती है। मैं मतलब कि खुद, मुझे मतलब मी और स्वा मतलब सेल्फ, ये 3 अवधारणा है। तो मैं, मुझे और स्वा की अवधारणा का विशेष महत्व होता है समाजीकरण की प्रक्रिया में। समाजीकरण का होता है कि जैसे समाज में जो बच्चा पैदा होता है तो सामाजिक नियमों को सीखता है, सामाजिक रीति रिवाजों को जानता है, सामाजिक मानदंडों को जानता है, सामाजिक परंपरा क्या है, सामाजिक रीति रिवाज क्या है, सामाजिक पहनावा ओढ़ावा क्या है, उन चीज़ों को धीरे धीरे करके बच्चा सीखता है और बच्चे का समाजीकरण होता है और बच्चा उस समाज के नियम कायदे को जान जाता है। तो इसी प्रक्रिया को ही बोलते हैं समाजीकरण। क्योंकि बच्चा जो होता है जब पैदा होता है तो पशु की समान होता है, मतलब वो जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है वो पशुओं की भांति होता है। जब उसका समाजीकरण होता है तो वो व्यक्ति एक प्रकार से मनुष्य बनता है। यानी कि मनुष्य जो होता है जब पैदा होता है तो एक कैसा प्राणी होता है भैया? एक जैव मतलब एक प्रकार से क्या होता है? एक वो मतलब जैविक प्राणी होता है, या एक प्रकार से बोले तो एक जीव टाइप का होता है, केवल एक जीव होता है जब बच्चा पैदा होता है। लेकिन वह जीव जब मनुष्य के संपर्क में आता है, मनुष्य के संपर्क में आने से वो तमाम प्रकार की चीज़ों को धीरे धीरे करके एक प्रोसेस के माध्यम से सीखता जाता है। उसी प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। क्लियर? समाजशास्त्र की भाषा में। तो उसी समाजीकरण की प्रक्रिया में एक सिद्धांत दिया मीड महोदय ने, जिसको बोलते हैं मैं, मुझे और स्वा की अवधारणा। तो इसमें जो मैं के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है, मुझे का तात्पर्य समाज से है, मैं जो होता है वो समाज का प्रत्युत्तर होता है, और दूसरे लोग समाज के बारे में क्या सोचते हैं यह मुझे है, और दूसरे लोगों या दूसरे लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं उस संदर्भ में मैं क्या सोचता हूँ ये मैं है। अतः आप देखेंगे कि मैं अपने बारे में जिस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ उसको बोलते हैं स्वा। यानी आप देखते हैं समाज जो होता है वो क्या है? मुझे, या फिर एक प्रकार से बोले तो मी, मतलब आई जो है वो समाज का प्रत्युत्तर है, ठीक है। आप देखिए मी क्या होता है? मी मतलब कि एक प्रकार से समाज, ठीक है। मी मतलब एक प्रकार से मान लो मुझे क्या है? एक समाज है। मैं क्या है? मैं जो है वो प्रत्युत्तर है। तो एक प्रकार से जब आपने देखा मतलब कि ये मान लेते हैं कि आप 1 मिनट के लिए समझो बहुत ही आसान तरीके से, नहीं तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। आप समझें, मुझे जो है वो मान लेते हैं समाज है। मुझे क्या है? एक समाज है। अब ये समाज जो होता है वो समाज है, और मैं क्या है? मैं जो होता है समाज का प्रत्युत्तर है कि समाज आपके बारे में क्या सोचता है। तो समाज आपके बारे में क्या सोचता है, ये चीज़ हो गया आपका एक प्रकार से मैं, ठीक है, सॉरी ये हो गया आपका क्या? मैं, बिल्कुल आई। और दूसरे लोग यानी समाज के बारे में क्या सोचते हैं यह मुझे होता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। और दूसरे लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं उस संदर्भ में मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है। और मैं जो होता है, मैं अपने बारे में जिस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि मैं हूं क्या, वो होता है आपका स्वा, ठीक है। तो इसके द्वारा समाज आपको, आप क्या करते हो उसका उत्तर आपका समाज आपको देता है, और फिर उस समाज के उत्तर के द्वारा आप कुछ सीखते हो, और फिर आप अपने बारे में निष्कर्ष निकालते हो कि मैं हूँ क्या। तो इस प्रकार से मैं, मुझे और स्वा की अवधारणा उन्होंने समझाई। इसको मैं किसी दिन एक विशेष तरीके से विस्तार से आपको समझाऊंगा। मैं जो होता है व्यक्ति की संवेदना है, और समाज व्यक्ति के बारे में जो सोचता है, इस प्रतिक्रिया
स्वरूप व्यक्ति अपने बारे में जो सोचता है वह मैं होता है। तो कहीं न कहीं पे मैं, मुझे और स्व ये खुद से ही रिलेटेड है और समाज से। समाज में रह कर के व्यक्ति समाज की चीज़ों को देखता है, सुनता है और समझता है और उसी को अपने अंदर झाँकता है और अपने अंदर जो कमियाँ हैं उसको ख़त्म करता है, जो अच्छाइयाँ हैं उसको और बढ़ाता है, जो बुराइयाँ उनको भगाता है। तो यही सब होता है आपका मैं, मुझे और स्व की अवधारणा समाजीकरण की एक प्रक्रिया है। इसको मैं इस सिद्धांत को विस्तार से एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊँगा। तब आपको और विस्तार से समझ में आएगा और उदाहरण के माध्यम से समझाऊँगा। अगला प्रश्न है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद क्या है भैया? प्रकार्यवाद की बात करें तो ये भी एक प्रकार से किसने दिया है सिद्धांत को? इस सिद्धांत को दिया है मर्टन ने, ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रकार्यवाद एक बहुरूपीय की तरह होता है जिसके कई प्रकार होते हैं। एक तो सावयवी प्रकार्यवाद, एक विश्लेषणात्मक प्रकार्यवाद, एक मानवशास्त्रीय प्रकार्यवाद, एक समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद की एक बहुत बड़ी स्थापना यह है कि सामाजिक संसार एक संपूर्ण व्यवस्था, एक होल सिस्टम होता है और इस व्यवस्था में सर्वसम्मति या मतैक्य है। मतैक्य मतलब सभी लोगों की व्यवस्था, ये मतलब सभी लोगों जो सिस्टम बना उस सिस्टम में सभी लोग एक मत हैं, सभी का मत एक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वह सर्वसम्मति और व्यवस्था किसी संघर्ष और अव्यवस्था से रहित हो। मतलब सभी लोग भले ही एक मत होते लेकिन फिर भी वहाँ पर संघर्ष और अव्यवस्था जरूर फैलती है और इस अवस्था में विरोध भी होता है, इस व्यवस्था में हिंसा और तोड़फोड़ भी होती है। लेकिन प्रकार्यवाद विचारकों का भी कथन है कि प्रत्येक व्यवस्था की कुछ आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामान्य तथा विघटनकारी शक्तियों में ऐसा तालमेल स्थापित हो जाता है कि व्यवस्था का संतुलन और उसकी सजातीयता बरकरार रहती है। मतलब कि जो तालमेल जो है, जो मतैक्यता है वो बरकरार रहती है। इसके अलावा क्या होता है कि भले ही तमाम प्रकार के झगड़ा, लड़ाई ये सब हो, हिंसात्मक कार्य भी हो, एक दूसरे के बीच में संघर्ष भी हो, लेकिन जब बात बाहरी लोगों की आएगी तो फिर से एक हो जाएंगे। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि तालमेल फिर भी बरकरार रहेगा, फिर भी संतुलन की दशा बनी रहेगी, चाहे अपने में कुछ भी हो। यानी प्रकारवादियों की बहुत बड़ी मान्यता यह है कि समाज में एक निश्चित व्यवस्था, सजातीयता और संतुलन होती है। तो समाज में संतुलन और सजातीयता, ठीक है, सजातीयता का मतलब होता है कि हम की भावना, मतलब फिर भी आप जैसे सजातीयता में जैसे एक भाषा हो गई तो उसी भाषा को सभी लोग मान रहे हैं। अब भले ही जैसे भारत है, भारत की सजातीयता में आप भाषा के हिसाब से देखें, भारत में आप देखते कई भाषा लोग बोलते हैं। तो जैसे कन्नड़ वाले हैं, ठीक है, तेलुगु वाले हैं, मलयालम वाले हैं, वो अलग अलग भाषा बोलते हैं लेकिन फिर भी एक ही देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। तो सजातीयता है, ये इकट्ठा बने हुए तो एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक भाषा वाले क्षेत्र के लोग एक सजातीय हो गए, ठीक है। या एक धर्म के लोग एक सजातीय हो गए, एक जाति के लोग एक सजातीय हो गए। तो इस प्रकार से संतुलन और सजातीयता जो होती है उस निश्चित व्यवस्था में बनी रहती, भले ही अंदर कुछ भी हो रहा हो। यानी प्रकारवाद की अवधारणा को रॉबर्ट मर्टन ने नई दिशा देते हैं। मर्टन से पहले सभी विचारक प्रकारवाद को एक ऐसी क्रियाशीलता के रूप में परिभाषित करते आए हैं जो सामाजिक व्यवस्था के बने रहने में योग देती है, कि सामाजिक सिस्टम जो है, सोशल सिस्टम, वो बना रहे, सामाजिक नियम कायदे जैसे हैं वैसे चलते रहें, ठीक है। तो वो एक प्रकार से उसी को, यानी सामाजिक व्यवस्था के बने रहने में जो है प्रकारवाद जो है वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। प्रोफेसर रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि प्रकार के गोचर परिणाम होते हैं, कई सारे परिणाम होते हैं और जो किसी सामाजिक प्रणाली के अनुकूल काम करते हैं। तो सामाजिक प्रणाली जो होती है उसी अनुकूल जो तमाम प्रकार के काम होते हैं या अनुकूलन करता है प्राणी रह करके, कि भाई हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन चीज़ों को जानता है। तो सभी प्रकार के, मतलब सभी प्रकार के प्रकार हो सकते हैं जो सामाजिक प्रणाली के सामाजिक प्रणाली में अनुकूलन के लिए अवरोध पैदा करेंगे। तो इस प्रकार योगदान को मर्टन ने अकार्य कहा है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति भी आएंगे जो सामाजिक नियम के खिलाफ काम करेंगे, सामाजिक जो चीज़ें होंगी उनमें जो है एक प्रकार से दिक्कतें उत्पन्न करेंगे, तो वो हो जाएगा अकार्य, ठीक है। और लेकिन अगर सामाजिक व्यवस्था के लोग सपोर्टर होते हैं तो सपोर्टर को प्रकार्य और जो विरोधी हैं उनको अकार्य बोलेंगे। सामाजिक व्यवस्था के सपोर्टर को प्रकार्य और जो सामाजिक व्यवस्था के न मानने वाले हैं या उसमें अवरोध उत्पन्न करते हैं उनको अकार्य बोलते हैं। आर के मर्टन। मर्टन प्रकार्य शब्द का उपयोग अनेक अर्थों में करते हैं, किंतु मर्टन ने प्रकार के केवल दो आधारभूत अर्थों को स्वीकार किया है। पहला अर्थ उन्होंने बताया कि एक स्वाभाविक व्यवस्था के रूप में प्रकार्य, स्वाभाविक मतलब कि एक इकट्ठा रहें सभी लोग। दूसरा, स्वाभाविक व्यवस्था के अंतर्गत परिणामों के रूप में प्रकार, जो परिणाम भी आए, अगर कोई भी दिक्कतें आई तो उसके बाद में जो परिणाम आए वो भी, उसमें भी एकता बनी रहे।
तो इस प्रकार से ये होता है आपका प्रकार्यवाद। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक क्रिया से क्या तात्पर्य है बताइए। सामाजिक क्रिया क्या होती भैया? सामाजिक क्रिया की अगर बात की है तो सामाजिक क्रिया की अवधारणा को दिया किसने है? मैक्स वेबर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो मैक्स वेबर एक जबरदस्त समाजशास्त्री हैं, अच्छे समाजशास्त्री हैं। उन्होंने ही दिया है सिद्धांत सामाजिक क्रिया का। मैक्स वेबर कहते हैं, अच्छा मैक्स वेबर एक प्रकार से समाज शास्त्र की केंद्रीय अध्ययन वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं सामाजिक क्रियाओं को। और वो कहते हैं कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थ पूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी सामाजिक क्रिया गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। यानी कुल मिलाकर के अगर कहें तो वेबर जो है, मैक्स वेबर, ये सामाजिक क्रिया को ही समाजशास्त्र की अध्ययन वस्तु मानते हैं। कहते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु या कंटेंट या स्कोप जो होता है सोशोलॉजी का, वही होता है सामाजिक क्रिया। यानी समाज शास्त्र के क्षेत्र एवं प्रकृति की जानकारी सामाजिक क्रिया के अभाव में संभव नहीं होती। अगर सामाजिक क्रिया को हटा दे, सोशल जो एक प्रकार से क्रिया है, सोशल जो एक्शन है, उसको अगर हटा दें हम, तो समाज शास्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये बात बताते हैं मैक्स वेबर। सामाजिक क्रिया के संबंध में मैक्स वेबर कहते हैं कि किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया तभी हम कह सकते हैं जबकि इस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव अर्थ के कारण यह क्रिया दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार के द्वारा प्रभावित हो और उसी के अनुसार उसकी गतिविधि निर्धारित हो, तो वो होता है सामाजिक क्रिया। मतलब कुल मिलाकर के किसी क्रिया को सामाजिक क्रिया कहलाने के लिए यह आवश्यक होता है भैया कि वह अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो। मतलब कि अगर जो आपकी क्रिया है वो अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो और उनकी क्रियाएं किसी अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं से प्रभावित हो, मतलब ये होती है सामाजिक क्रिया। सोशल संबंधों जैसी होती है, मतलब कि सामाजिक संबंधों जैसी होती है, तो वो होती है सामाजिक क्रिया। इस बात पर मैक्स वेबर ने बड़े लंबे विचार दिए हैं। तो इस सिद्धांत को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, तो उसके बारे में हम लोग और चर्चा करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में समझा। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में समझेंगे। देखिए, खंड बा की अगर बात की जाए तो खंड बा से लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है। ये बात ध्यान रखें, कितने शब्दों में? 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है। 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनमें से केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फ्रांस की क्रांति के परिणाम बताएं। फ्रांस की क्रांति मैंने आपको बता ही दी थी कि कब हुई थी भाई। तो फ्रांस की क्रांति सबसे पहले जानो कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति भैया फटाफट से आप बताएंगे, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी ये लुई 14वें के शासनकाल में जो है हुई थी। और फ्रांस के राजाओं ने कई लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें काफ़ी खर्चा हुआ, काफ़ी धन व्यर्थ हुआ। 1755 ईस्वी में लुई 14वें की जब मृत्यु हो जाती है, उसके समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति जो होती है, इकोनॉमिकल जो सिचुएशन होती है, वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। और जब लुई 14वें की मृत्यु होती है, उसके बाद में लुई 15वां जो होता है, वो स्थिति में सुधार लाने के बजाय क्या करता है, जो महाजन लोग होते हैं, जो सेठ लोग होते हैं, उनसे ऋण लेकर के और राज्य का चलाने लगता है। तो जब इस प्रकार से काम होता है तो फ्रांस उस समय कितने गहरे संकट से गुजर रहा होगा, इसकी स्पष्ट व्याख्या लुई 14वां खुद ही करता है। वो कहता है लुई 15वां, चूंकि लुई 14वें की मृत्यु हो गई, उसके बाद राजा बनता है लुई 15वां। ठीक है, 1755 मतलब 1775 ईस्वी के बाद। तो लुई 15वां कहता है कि मेरे बाद प्रलय, यानी आफ्टर मी द डिले। ठीक है, तो इससे स्पष्ट होता है कि भाई लुई जो 15वां था वो एकदम से मतलब जानता था कि भाई कुछ अब बचा नहीं है। तो एक प्रकार से अच्छा लुई 16वां जो था इसके बाद में जो आता है, लुई 15वें के बाद में, वो एक कमजोर शासक था जिसे फ्रांस की दिवालिया सरकार विरासत में प्राप्त हो गई थी। मतलब चूंकि लुई 15वें के बाद में फिर लुई 16वां गद्दी पर बैठता है, तो लुई 16वां जो है एकदम से कमजोर था और शासन भी कमजोर, बागडोर एकदम से छोड़ करके जब लुई 15वां भी गए, तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे समाज की जो फ्रांस की स्थिति थी एकदम से बिगड़ चुकी थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या था कि जो लुई 16वें की पत्नी थी उसका नाम था जो है मतलब कि अंतुआंते। अंतुआंते जो थी, मेरी अंतुआंते, जो ये महारानी थी, लुई 16वें की पत्नी थी, वो एक प्रकार से अपनी शाही खर्च के साथ साथ एक इतिहास प्रसिद्ध वाक्य के लिए भी जानी जाती हैं। वो कहा जाता है कि फ्रांस की जनता जब भूखी मर रही थी, या फ्रांस की भूखी जनता जब खाना मांगने के लिए महल में जाती है, लुई 16वें की पत्नी जो है के सामने जब जाती है सब सारी जनता इकट्ठी होकर के, तो महारानी जानते हैं क्या कहती हैं? जो मेरी अंतवानेत हैं वो जानते हैं क्या कहती हैं? अंतवानांते। ठीक है,
अंतुआंते, जो ये मेरी अंतुआंते हैं, ये कहती हैं कि जब फ्रांस की जनता एकदम से भूखी नंगी जनता जब जाती है कि महारानी कुछ खाने के लिए कुछ ऐसे मतलब दीजिए, कुछ बताती, मतलब जनता अपनी डिमांड करती मांगती कि कुछ खाने के लिए नहीं है, जनता भूखों मर रही है। तो उस सिचुएशन में कहती हैं कि यदि तुम्हारे पास ब्रेड नहीं है या रोटी नहीं है तो तुम केक क्यों नहीं खा लेते। अब सोचो, इतनी जो है दिमाग की पैदल रानी थी, ठीक है, कि क्या कहती हैं कि अगर रोटी तुमको नहीं मिलती है तो तुम केक क्यों नहीं खा लेते। अब देखिए लुई सोलहवा की जो पत्नी हैं, ये इस प्रकार से कहती हैं, तो आप देखिए जनता में आक्रोश की भावना तो आएगी आएगी। तो उसके बाद में फिर क्या था, फिर 1789 ईस्वी का समय आता है और उसके बाद में फिर क्रांति हो जाती है। क्लियर। तो उसके कई सारे परिणाम निकले इस क्रांति के। अब परिणाम क्या निकला, यही परिणाम हम लोगों को समझना है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति जो है केवल हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक क्रांति भी थी। इस क्रांति में आप देखते हैं 3 प्रकार के शब्दों का बड़ा प्रचलन हुआ फ्रांस की क्रांति में। एक समानता, और दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा बंधुत्व। ये 3 दर्शन जो है ये एकदम से सामने आए, और फ्रांस के चिंतकों ने और बुद्धिजीवियों ने इसे सभी जनता तक पहुंचाने का काम भी किया। पुरानी शासन व्यवस्था में जहां सामंती शासक या सामंती समाज को चुनौती दी, इन लोगों ने वहीं शोषण और उत्पीड़न और अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ भी बुलंद करी, और इस प्रकार से एक क्रांति करी जिसका परिणाम कई सारा सामने निकल के आया। सामाजिक परिणाम ये निकला कि, अच्छा, सामाजिक परिणाम भी निकला, राजनीतिक परिणाम भी निकला, सामंतवाद की समाप्ति होती है, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं इसमें। राजनीतिक परिणाम ये निकला कि फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में खास करके राजनीतिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जनता पादरियों और सामंतों की चालों से जान मतलब परिचित हो चुकी थी, और ऐसी स्थिति में इस क्रांति ने क्या किया, किसानों को सामंतों के शोषण से मुक्त करवाया। फ्रांस के लोगों ने जहां एकता की भावना का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर आम जनता में राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न होने लगी। फ्रांस के राष्ट्रभक्त एक उनका नाम है मार्सेलीज, मतलब कि फ्रांस के राष्ट्रभक्त मार्सेलीज नामक गीत गाते थे, और विदेशियों से डट करके मुकाबला भी किया करते थे। मार्सेलीज नाम का एक गीत है जिसको फ्रांस के राष्ट्रभक्त लोग गाया करते थे, और यह गीत आज फ्रांस का राष्ट्रीय गीत भी बन चुका है, मार्सेलीज। ठीक है। और फ्रांस की क्रांति ने बहुत सारे यूरोपीय देशों को प्रभावित किया, बल्कि यूरोप ही नहीं बोलते हैं, उस समय कई सारे देशों को भी प्रभावित किया। और फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि फ्रांस की जो भूमि थी उससे शासन के जो दैवीय सिद्धांत था कि भाई जमीन पर केवल एक ही व्यक्ति का या उच्च वर्ग का ही अधिकार होगा, वो समाप्त होता है, और सभी जनता में एक प्रकार से उस जमीन जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो ये सब राजनीतिक परिणाम निकला। सामंतवादी व्यवस्था की समाप्ति होती है, और इस प्रकार से जो चीज़ें अभी एक ही वर्ग के हाथों में थी उसको बंटवारा हो जाता है। तो यूरोप में सामंतवादी प्रथा का प्रचलन रोम साम्राज्य के पतन के समय हुआ था, और एक लंबे समय तक यह प्रथा चलती रही, और इस क्रांति ने एक प्रकार से सामंतवादी जो व्यवस्था है उसको खत्म किया। तो ये सब परिणाम निकला। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक परिणाम ये निकला कि जैसे कुलीन और पादरी वर्ग जो था उनका जो विशेषाधिकार प्राप्त था वो विशेषाधिकार समाप्त हुआ। इसके अलावा जो है निग्रो प्रजाति के जो लोग थे उनको गुलामी में लोग रखते थे, तो उन निग्रो प्रजाति के लोगों को गुलामी से मुक्ति भी मिलती है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था, वो भी अधिकार अब मिलने लगा। आर्थिक सुधारों में क्या हुआ कि कानून बनाया गया, और कानून के माध्यम से सभी सामंतों को समान रूप से संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, चाहे छोटे सामंत हो चाहे बड़े सामंत हो, सभी को बराबर हिस्सा की बात देने की बात करी गई। मध्यम वर्गीय व्यापारियों पर जो तरह तरह के व्यापार प्रतिबंध लगाए गए थे वो सारे समाप्त कर दिए गए। व्यापारियों को व्यापार करने में पूरी स्वतंत्रता की दी गई ताकि वो व्यापार कर सकें खुल करके। ठीक है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती है, सामंतवाद का जन्म होता है। सामंतवादी व्यवस्था जो होती है वो खत्म तो होती है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है। सामंतवादी व्यवस्था का एक नया रूप सामने आता है, और इस क्रांति से शोषण और अत्याचार का अंत जरूर हुआ, लेकिन सामंतवाद का पूरा अंत नहीं हुआ। आर्थिक साधनों और सुविधाओं पर पूंजीपतियों का एक अधिकार जो होता रहता था पहले, अब वो नहीं रहा। और इस क्रांति ने निर्धनों और किसानों को समान सुविधाएं दिलाई, धनी वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, और इन सब ने सबसे समाजवादी विचारधारा को एक निश्चित ताकत मिलती है, और समाजवाद को बढ़ावा मिलता है सामंतवाद के बाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। शैक्षणिक सुधार किए गए, यूरोप के दूसरे देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, तो कई सारा प्रभाव जो है इस क्रांति का रहा, जिसके बारे में मैंने चर्चा करी।
दूसरा क्वेश्चन, एक दिन मैं सेपरेट वीडियो फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति पर बनाने वाला हूं, तो उसको लेकर के आप तैयार हो जाइएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की व्याख्या कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, अगर इसकी बात की जाए तो सबसे पहले समझें जो हिस्टोरिकल जो भौतिकवाद है, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, ये है क्या। तो इतिहास की भौतिक व्याख्या ही एक प्रकार से ऐतिहासिक भौतिकवाद है। कार्ल मार्क्स ने भौतिक अस्तित्व को ही इतिहास या ऐतिहासिक घटनाओं का सृजन करती है, ऐसा बताया। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की कई सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि आर्थिक तत्व की प्रधानता इसमें होती है। इसके अलावा निरंतर वर्ग संघर्ष होता रहता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, वर्ग संघर्ष द्वारा ऐतिहासिक विकास होता है। उसके बाद में प्रत्येक वस्तु में विनाश के तत्व विद्यमान होने लगते हैं। फिर उसके बाद द्वंद्वात्मक विकास होता है। फिर इसके बाद में उत्पादन की प्रणाली के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में सर्वहारा वर्ग द्वारा इतिहास का निर्माण पुनः होता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर पूंजीपति वर्ग एक प्रकार से प्रधान रहता है, वहीं पर ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है, इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, एक नए समाज का जन्म होता है। ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने आंतरिक परिस्थितियों को ही सभी संसार या सभी प्रकार के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का आधार माना है, कि जो आंतरिक सिचुएशन होती है उसी के परिणाम स्वरूप सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन होता है। ठीक है। आंतरिक परिस्थितियां ही जन्म देती हैं सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को। और कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद का संचालन भी इन्हीं के फलस्वरूप होता है, आंतरिक परिस्थितियों के द्वारा। जो इंटरनल सिचुएशंस होती हैं उन्हीं के द्वारा ऐतिहासिक भौतिकवाद का संचालन होता है। और इन्होंने यह भी कहा कि ऐतिहासिक भौतिकवाद के और कई आधार हैं, जैसे कि सामाजिक संबंधों का निर्धारण करता है ऐतिहासिक भौतिकवाद। सामाजिक परिवर्तनों को दिशा देना, ये भी एक आधार रहा इसका। राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करना, इसके अलावा समाज में नैतिक मूल्यों को निर्धारित करना, राष्ट्रीय आय की सीमा का निर्धारण करना, वैज्ञानिक उन्नति का निर्धारण करना, राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति का आधार। तो कई प्रकार के आधार जो हैं ये वर्ग संघर्ष के आधार में शामिल है। और कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के कई आधारों के आधार पर अपनी राजनीतिक विचारधारा का मूल्यांकन भी किया। और सभी के मूल में उन्होंने आर्थिक परिवर्तन और उत्पादन की प्रणाली में होने वाले परिवर्तन को निर्णायक तत्व के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। तो ये है कार्ल मार्क्स जिन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बताया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक तथ्य की विशेषताएं बताएं। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी है? मैंने आपको बताया था सामाजिक तथ्य ही जिम्मेदार हैं आत्महत्या के लिए। ये बात किसने कहा था? दुर्खीम ने कहा था। तो दुर्खीम ही एक प्रकार से सामाजिक तथ्य के बारे में बताते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक तथ्य की दो विशेषताएं हैं, एक तो बाह्यता और एक होती है बाध्यता। ठीक है। एक तो जब किसी का बाहरी दबाव पड़े, दूसरा होता है जब आप बाध्य हो किसी काम को करने के लिए। ठीक है। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा दुर्खीम की समाजशास्त्रीय अवधारणाओं में से प्रमुख स्थान रखती है। और दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों के अध्ययन को ही समाजशास्त्र का विषय वस्तु माना है। और दुर्खीम सभी मानवीय व्यवहारों को सामाजिक तथ्य मानते हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति समाज में होती है। सामाजिक तथ्यों की, सोशल फैक्ट की, सामाजिक फैक्ट को या सोशल फैक्ट को परिभाषित करते हुए दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य व्यवहार जो होते हैं इसमें विचार, अनुभव और क्रिया, तो ये शामिल होते हैं। तो सामाजिक तथ्य व्यवहार का वह पक्ष होता है जिनका निरीक्षण वैषयिक रूप से संभव है और जो एक विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है। ठीक है। तो वो होता है, यानी कि दुर्खीम कहता है कि सामाजिक तथ्य वस्तुओं की तरह ही वास्तविक है, मतलब वास्तविकता होती है इसमें भी, मतलब सामाजिक तथ्य में सोशल फैक्ट जो होता है। तो दो तथ्य स्वीकार किए, मतलब सामाजिक तथ्य में दो विशेषताएं होती हैं, एक बाह्यता और एक बाध्यता। तो बाह्यता का मतलब होता है कि सामाजिक तथ्यों का अस्तित्व व्यक्तियों के बाहर एवं स्वतंत्र होता है और उस पर व्यक्ति विशेष या वैज्ञानिक की क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से दो मात्रा में हाइड्रोजन और एक मात्रा में ऑक्सीजन से मिल करके पानी का सूत्र बनता है, जैसे कि हाइड्रोजन के दो अणु और पानी का एक अणु मिल करके क्या बनते हैं, बनता है आपका H2O। ठीक है। क्या बनता है? H2O, यानी कि जल का निर्माण होता है। दो हाइड्रोजन मिल करके, हाइड्रोजन के दो तत्व और ऑक्सीजन के एक तत्व मिलकर के पानी का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति भी समूह के सभी व्यक्तियों की सामूहिक चेतना के कारण ही बनती है, सामूहिक चेतना के कारण ही उत्पन्न होती है। फिर भी वे व्यक्ति विशेष की क्रिया और विचारों से अलग होती हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। क्योंकि सामाजिक जो तथ्य होता है ये सामूहिक चेतना
के द्वारा जन्म कर देता है, यानी सामूहिक चेतना की उपज है, ऐसा बोलें तो सही होगा। सामाजिक तथ्य क्या है? सामूहिक चेतना जो होती है उसी की उपज है और वे व्यक्ति के लिए बाध्यतामूलक होते हैं। ठीक है, जो सामाजिक तथ्य होते हैं, सामाजिक तथ्य जो होता है एक सामाजिक समूह जो होता है वही निर्माण करता, सामाजिक नियम कायदा बनाता है कि भाई ऐसे करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। तो इसी प्रकार से व्यवहार, क्रिया और अनुभव के आधार पर सामाजिक तथ्यों का निर्माण किया जाता है और उसी को सामाजिक एक प्रकार से तथ्य कहते हैं। तो ये व्यक्ति पर दबाव भी डालता है। तो ये सब चीज़ें हैं और बाह्यता और बाध्यता के अलावा और भी तमाम प्रकार के सिद्धांत हैं, तमाम प्रकार की विशेषताएं हैं सामाजिक तथ्य की, जैसे कि सामाजिक तथ्य काम करने, सोचने या अनुभव करने के तरीके होते हैं। ठीक है, कि हम काम कैसे करें, हमको सोचने का तरीका कैसा मिला, हमारा विचार क्या होगा, ये सब सामाजिक तथ्य निर्धारित करता है। सामाजिक तथ्य जो होता है, सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित करते हैं हम जो संपूर्ण समाज में समान रूप से पाए जाते हैं। क्लियर? इसके अलावा सामाजिक उत्पत्ति भी सामाजिक तथ्य के द्वारा ही होती है, क्योंकि सामाजिक तथ्य व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं होता है, सामूहिक चेतना के कारण उत्पन्न होता है और समाज में बार बार दोहराए जाने के कारण से वो अस्थायी हो जाते हैं और इस अस्थायित्व के कारण से इनमें तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, क्योंकि सामाजिक तथ्य ही बाद में चल करके सामाजिक नियम बन जाते हैं, सामाजिक मूल्य बन जाते हैं, सामाजिक मानदंड बन जाते हैं। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। तो सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट ये होते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है भैया? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पैरेटो के भ्रांत तर्क की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो पैरेटो की अगर बात कीजिए, विल्फ्रेडो पैरेटो, तो उन्होंने भ्रांत तर्क की अवधारणा दी और उन्होंने कहा कि मानव की जो अधिकांश क्रियाएं होती हैं अवशेषों के द्वारा संचालित होती हैं और जिन्हें तर्क संगत नहीं कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि अवशेषों का आधार मूल प्रवृत्तियां, संवेग और भावनाएं जो होती हैं, इमोशंस जो होते हैं वो होते हैं। तो इमोशंस वगैरह को आप तर्क संगत नहीं ठहरा सकते। तो इमोशन जो होता है, प्रवृत्तियां जो होती कि आपका विचार ऐसे, आप वही काम करेंगे जो आप पहले से धारणा बना करके रखें। आपके जो इमोशन ने कहा वो आप करेंगे तो वो तर्क संगत नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पैरेटो की जो तार्किक और अतार्किक दो चीज़ें आपको बताई थी, तो उसी में तार्किक और अतार्किक में ही भ्रांत तर्क होता है। भ्रांत तर्क मतलब सीधा सीधा कि जो भावनाओं पर आधारित हो, संवेगों पर आधारित हो और एक प्रकार से प्रवृत्तियों पर आधारित हो। तो व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह उसे उचित मानता है, किंतु अन्य लोग उसी कार्य को जो व्यक्ति करता है उसको उचित मानते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग उसको उचित नहीं मानते हैं। तो एक प्रकार से ऐसी चीज़ें होती हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब ये मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, तो कुछ लोगों को क्लास अच्छी भी लगेगी, कुछ लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी। तो इसी प्रकार से कई प्रकार के लोग होते हैं। तो इसीलिए समाज, ये जो पैरेटो हैं, अच्छा मुझे हमेशा लगेगा कि मैं अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा ये भ्रांत तर्क है कि मैं अच्छा ही पढ़ाऊंगा या मैं अच्छा ही पढ़ाता हूँ। ये मेरा क्या है? भ्रांत तर्क है। भ्रांत तर्क मतलब समझ रहे हैं कि मुझे तो लगेगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब फीडबैक सामने से आएगा वो निर्धारित करेगा कि भाई हम अच्छे पढ़ा रहे हैं कि बुरे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चूंकि क्या होता है भैया कि जो भ्रांत तर्क है पैरेटो का, पैरेटो महोदय का दो तरीके की क्रियाओं के बारे में, एक तार्किक और एक अतार्किक। तार्किक मतलब क्या कि जिन क्रियाओं को या जो काम आप करते हैं उसको आप प्रैक्टिकल करके दिखा दें कि मैं अच्छा ही पढ़ा रहा हूं। जैसे कि अब जो मैं पढ़ा रहा था उसका परिणाम क्या निकला कि कल रिजल्ट आया बहुत सारे विश्वविद्यालयों का, हालांकि राम मनोहर लोहिया के विश्वविद्यालय का रिजल्ट आया और लगभग लगभग आप देखते हैं 80% के ऊपर मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के लगभग कम से कम 50 से 60 बच्चों ने हमारे पास वो भेजा, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट अपना कि सर जी हमारा 80% से ऊपर नंबर आया। किसी का तो 95 आया, किसी का 94, मतलब ऐसे ऐसे सबका बन रहा था। तो बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास कमेंट किया। अब ये सोचिए ये क्या है? एक परिणाम है, एक तथ्य है कि अब निर्धारित क्या होगा कि हमारा तर्क भ्रांत है या तर्क हमारा सही है, या एक प्रकार से भ्रांत है। या तार्किक क्रियाएं मैंने की या अतार्किक क्रियाएं करी। तो मैंने तार्किक क्रियाएं करी चूंकि आपको रिजल्ट मैंने दे दिया, तो रिजल्ट निकल गया, यानी तर्क की संगत के हिसाब से मैंने पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, तो ये होगा तर्क। लेकिन अभी रिजल्ट आपका बुरा आता, रिजल्ट ठीक ना आता या एकदम से, तो उसमें या तो आपकी गलती है या मेरी गलती है। ठीक है, दोनों में से किसी ना किसी का फॉल्ट जरूर है। ठीक है, तो उस स्थिति में मेरा जो मैं जो बता रहा हूं उसमें दिक्कत आ जाती, यानी वो हो जाता अभ्रांत। क्लियर? सॉरी, वो हो जाता आपका भ्रांत तर्क, यानी कि एक अतार्किक क्रियाएं हो जाती, मतलब जो इमोशंस के आधार पर मैं भावनाओं में बह जाऊं और कहूं कि जो है कि शुक्ला सर जी जो हैं
हमसे अच्छे से बात कर लिए तो अब उनकी क्लास हम लेंगे, चाहे वो अच्छा पढ़ाएं चाहे बुरा पढ़ाएं। तो ये हो गया अतार्किक क्रियाएं। लेकिन तार्किक क्रियाएं क्या होगी कि शुक्ला सर जो पढ़ा रहे हैं उस बात को हम फोकस करेंगे, उस पर तर्क करेंगे, अगर गलत पढ़ाएंगे तो उस पर टोकेंगे भी। तो ये हो जाएगा आपका क्या भैया, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका तार्किक क्रियाएं। तो जो भ्रांत तर्क होता है वो ये होता है कि व्यक्ति जो होता है वो ये जानता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो अच्छा ही कर रहा हूँ, उचित कर रहा हूँ, किंतु जो दूसरे लोग होते हैं वो उनका विचारधारा दूसरा होता है, तो वो उसी कार्य को आपको गलत साबित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वह अपने व्यवहार का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपनी प्रकृति, परिस्थितियों और आदर्शों के अनुसार अनेक दलीलें देता है, अनेक युक्तियां देता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। और इसी को परेटो ने भ्रांत तर्क कहा है कि जो व्यक्ति, जैसे आपने कुछ काम कर दिया तो आप उस बात को लेकर के फर्जी से तर्क दो कि आपने गलत किया वो काम, मतलब कि लोगों लोगों को लग रहा है कि भाई आपने जो काम किया वो गलत है, लेकिन आप फर्जी में उस बात को जो आपने किया है, उस काम को जो आपने किया उसको सही ठहराने के लिए तमाम प्रकार की विचारधारा, तमाम प्रकार के तर्क दे रहे, मतलब जिसको कुतर्क कहते हैं देहाती भाषा में। तो आप कुतर्क जब करने लगते हैं तो उसी कुतर्क को भ्रांत तर्क कहते हैं। ठीक है, यही है और कुछ नहीं है। भ्रांत भ्रांत तर्कों के कई प्रकार होते हैं और परेटो ने भ्रांत तर्क को अवशेषों की अपेक्षा अधिक अस्थिर, विविध और परिवर्तनीय माना है, परस्पर विरोधी भी माना है। प्रचार, विज्ञापन और फैशन समानता भ्रांत तर्कों पर ही आधारित होते हैं। और पेरेटो की मान्यता है कि प्रगति, संगठन, न्याय, समानता, प्रजातंत्र, समाजवाद, राष्ट्रीयता और मानवता का धर्म जो है, ये सब संबंध कहीं ना कहीं पे इसमें जो प्रतिपादित अवधारणाएं हैं और सिद्धांत हैं तर्कों पर ही आधारित हैं और ये अवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो यही सब होता है आपका भाई भ्रांत तर्क, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न क्या है भाई, प्रश्न है आपका 5वां नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि काम्ट के विज्ञानों के संस्करण का वर्णन कीजिए। काम्ट महोदय हैं, अगस्त काम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया, उसी सिद्धांत के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो विज्ञानों का वर्गीकरण उन्होंने एक प्रकार से किया और दो सिद्धांतों पर किया, एक तो निर्भरता का वृद्धि क्रम का सिद्धांत और एक घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। ठीक है, तो और काम्ट की अगर बात की है तो जो निर्भरता का वृद्धि क्रम है, मतलब कि जैसे मानो ने पहला जो विज्ञान खोजा होगा, फिर उसके बाद में दूसरा आया, फिर उस पर निर्भर हुआ, फिर तीसरा आया उस पर निर्भर हुआ। मतलब इस नियम के अनुसार क्या होता है, जो विज्ञान सबसे पहले आया वह किसी पर निर्भर नहीं था, इसके बाद जो दूसरा विज्ञान आया वो विकसित होगा पहले पर। ठीक है, और जो तीसरा विज्ञान आएगा वो पहले और दूसरे पर निर्भर होगा, जो चौथा आएगा वो पहले, दूसरे और तीसरे पर आधारित होगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक नवा विज्ञान जो है, नवीन विज्ञान जो आएगा वो अपने से पहले विकसित विज्ञानों पर निर्भर होगा। इसी क्रम के आधार पर विज्ञान की प्रत्येक शाखा में निर्भरता में वृद्धि होती जाएगी और यही कारण है कि काम्ट इसे निर्भरता का वृद्धि चक्र या वृद्धि क्रम सिद्धांत कहते हैं। जो विज्ञान जितना अधिक पराश्रित होता है वह उतना ही नवीनतम माना जाता है। क्लियर, मान लेते हैं कि जैसे निर्भरता का सिद्धांत जो है, निर्भरता का वृद्धि क्रम सिद्धांत जो विज्ञानों का संस्करण का सिद्धांत है, मान लेते हैं ए विज्ञान की खोज हुई, अब ए विज्ञान की खोज होगी तो वो डिपेंडेंट होगा, मतलब ये खुद पर डिपेंडेंट होगा। फिर बी विज्ञान की खोज हुई तो बी ए पर डिपेंड होगा, फिर सी विज्ञान की खोज हुई तो सी बी पर और ए पर भी डिपेंडेंट होगा। डी जो विज्ञान की खोज होगी तो वो सी पर, बी पर और ए पर होगा। जैसे मान लेते गणित शास्त्र का सबसे पहले किसका खोज हुआ, सबसे पहला ये विज्ञान बताते हैं गणित का खोज हुआ, तो गणित के बाद में फिर खगोल शास्त्र बना, खगोल शास्त्र गणित पर निर्भर है। गणित के बाद मतलब खगोल शास्त्र और गणित के बाद में भौतिक शास्त्र का निर्माण हुआ, भौतिक शास्त्र खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये इन्होंने बताया। दूसरा जो सिद्धांत इन्होंने बताया अगस्त काम्ट ने, वो है घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। अच्छा, काम्ट ने विज्ञानों के वर्गीकरण में दूसरा सिद्धांत जो दिया है उसी को बोलते हैं घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जिस विज्ञान की विषय वस्तु जितनी सरल होगी वह उतना ही कम पराश्रित होगा, मतलब कि दूसरे पर आधारित उतना ही कम होगा जो जितना सरल होगा, क्योंकि सरल और सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान पहले आया होगा। जबकि विज्ञान की विषय वस्तु जितनी अधिक होती जाएगी, कंटेंट बढ़ता जाएगा, स्कोप बढ़ता जाएगा विज्ञान का, वह विज्ञान दूसरों विज्ञानों पर निर्भर होता जाएगा। क्योंकि समाज के विकास एवं ज्ञान की प्रगति के साथ साथ जटिलता भी बढ़ती जाती है। पहले का मनुष्य कैसा था, पहले किसी को कुछ जरूरत होती थी नहीं, रोटी कपड़ा मकान बस खत्म।
पहले कपड़ा भी नहीं पहनते थे, ना मकान की आवश्यकता थी, केवल खाना ढूंढते थे, कच्चा मांस खाते थे आदि मानव। फिर धीरे धीरे छप्पर वगैरह बनाने लगे, फिर तन ढकने के लिए कुछ वस्त्र धारण करने लगे। तो इस प्रकार से रोटी कपड़ा मकान सामान्य आवश्यकता थी पहले के लोगों की। कोई मार झगड़ा कोई झंझट नहीं हुआ करता था। आज आप देख रहे हैं भौतिक संस्कृति का विकास इतना हो गया है कि आप गर्मी लगी तो पंखा एसी चला लिए, ठीक है, ठंडी लगी तो आपने हीटर चला लिया, या नाना प्रकार के जतन कर लिए, घर में बैठे हैं, ठीक है, गीजर लगा लिया पानी नहाने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब जटिलता हैं, मतलब जटिलता की ओर बढ़ रहा है। समाज का विकास जो हुआ है सरलता से जटिलता की ओर हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यही होता है कि भाई सामान्य जो सिद्धांत होगा वो सरल होगा, किसी पर आधारित नहीं होगा। जो जटिल समाज मतलब जटिल जो विज्ञान होगा वो दूसरे विज्ञानों पर आधारित होगा, ठीक है। तो विज्ञानों के वर्गीकरण में सबसे पहला जो विज्ञान बताया विकास का, काम्टे ने बताया सबसे पहले गणित का विकास हुआ, दूसरा फिर विकास हुआ खगोल शास्त्र का, फिर उसके बाद में विकास हुआ भौतिक शास्त्र का, फिर उसके बाद में विकास हुआ रसायन शास्त्र का, फिर उसके बाद में विकास हुआ प्राणी शास्त्र का, फिर उसके बाद में विकास हुआ भैया समाज शास्त्र का, ठीक है। तो समाज शास्त्र कैसा, ये नवीनतम विज्ञान है, 6वें नंबर पर इसका विकास हुआ। तो उसके बाद में चल करके समाज शास्त्र के बाद में नीति शास्त्र वगैरह का विकास हुआ। तो इस प्रकार से काम्ट जो है ऐसे बताते हैं कि इन सिद्धांतों का विकास इसी प्रकार से जो है हुआ है। 6वां क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न है नौकरशाही पर मैक्स वेबर के विचारों को बताइए। नौकरशाही पर मैक्स वेबर के क्या विचार हैं भैया? तो नौकरशाही पर मैक्स वेबर ने एक आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया है, अच्छा सिद्धांत दिया है। और मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषताओं और नौकरशाही की उत्पत्ति और नौकरशाही के कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से अपने पुस्तकों में उसके बारे में बताया है। और मैक्स वेबर ने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नौकरशाही को बहुत ही उपयोगी माना है। और खास करके नौकरशाही पर इनके अध्ययन की अगर बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त अध्ययन इन्होंने किया। और नौकरशाही प्रशासन का एक ऐसा तरीका होता है, इन्होंने कहा, कि जिसमें कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है। तो नौकरशाही क्या होता है? एक तरीका होता है किसका? प्रशासन का, जिसमें क्या होता है कार्यों का स्पष्ट रूप से विभेदीकरण पाया जाता है कि कौन सा कार्य किसको करना है। इसमें विशिष्ट योग्यता के आधार पर सुनिश्चित प्रविधि के द्वारा व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। विभिन्न पदों पर उन्हें बैठाया जाता है जो उस पद के एक प्रकार से अच्छे तरीके से उस पद का निर्वहन कर ले जाएं, उस पद की जो रोल है, उस पद की जो भूमिका है उसे निभा सकें, उनको उस पद पर बैठाया जाएगा। तो विभिन्न पदों में एक संस्तरण यानी कि एक उतार चढ़ाव की एक प्रणाली पाई जाती है। और नौकरशाही से रिलेटेड सभी अधिकारी अपनी दायित्व का निर्वाह सामान्य नियमों के जो अंतर्गत रहते हुए अपने जो उत्तरदायित्व हैं, अपनी जो भूमिका है उस भूमिका का पालन करते हैं, उस भूमिका को निभाते हैं। ये होता है नौकरशाही। नौकरशाही एक प्रकार से पद की एक व्यवस्था या पद संस्तरण की एक व्यवस्था होती है, जिसमें सभी लोग अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं, जो उनको बताया गया वही वो करते हैं, ठीक है। मैक्स वेबर ने कहा कि नौकरशाही जो होती है तार्किक और विवेकशील नियमों पर आधारित होती है और इसमें लिखित नियम होते हैं। इसमें अधिकार, सत्ता और दायित्वों का संस्थानात्मक विभाजन पाया जाता है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक, व्यापारिक और राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए नौकरशाही का प्रयोग हम करते हैं। नौकरशाही क्या करती है? विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों को समन्वित करती है। कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, फिर वो उसका काम क्या होगा, मतलब संगठन को नौकरशाही के द्वारा अच्छा बनाया सकता है, संगठन के कार्यों में एक प्रकार से समन्वयता स्थापित की जा सकती है। तो ये होता है नौकरशाही। मैक्स वेबर की मान्यता यह है कि नौकरशाही के पीछे कई तार्किक नियमों की एक व्यवस्था होती है। मैक्स वेबर ने बताया कि जहां कानून का शासन पाया जाता है वहां एक नौकरशाही संगठन यानी कर्मचारी तंत्र जो होता है उसकी व्यवस्था पाई जाती है। कर्मचारी तंत्र को ही एक प्रकार से नौकरशाही कहते हैं अगर बोले तो, ठीक है, समझ में आ रही चीजें। तो नौकरशाही क्या है? कर्मचारी तंत्र, जिसमें कर्मचारी लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं और अपने अपने कामों, अपने अपने पद के हिसाब से उनके काम बटे हुए होते हैं। और अगर वो अपने काम को नहीं करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो अपने अपने कामों के लिए बंधे रहते हैं और अपने अपने कामों का निर्वहन वो करते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। सबसे पहली बात, नौकरशाही के द्वारा क्या होता है? नौकरशाही में शासकीय कार्य निरंतरता के साथ कंटिन्यूटी के आधार पर संपन्न किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, एक प्रशासकीय ढांचे में शासकीय कार्य निर्धारित नियमों के अनुसार संपन्न होता है। और ये सब चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। और प्रत्येक अधिकारी की सत्ता एवं उसके उत्तरदायित्व सत्ता के संस्तरण का एक भाग होते हैं। उच्च पदों पर जो व्यक्ति बैठते हैं वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करते हैं कि भाई कार्य सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उनके दायित्व को सौंपते हैं। जो अधिकारी लोग होते हैं वो कर्मचारियों को बताते हैं कि आपको क्या करना है, जो उनसे नीचे होते हैं उनसे नीचे वालों को बताते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे रहना, कैसे नहीं रहना है। ये सब होता है आपका नौकरशाही। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का काम करते हैं।
7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यांत्रिक और सावयवी एकता में क्या अंतर होता है, इसको बताएं। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यांत्रिक और सावयवी एकता में क्या अंतर है भैया? तो यांत्रिक और सावयवी एकता में कई अंतर हैं, ठीक है। पहला अंतर तो यही है भैया कि यांत्रिक एकता की एक प्रमुख विशेषता होती है कि यांत्रिक एकता एक रूपता पर विश्वास करती है, जबकि सावयवी एकता की प्रमुख विशेषता विभिन्नता। सावयवी एकता में विभिन्नता पाई जाती है, जबकि यांत्रिक एकता में एक रूपता पाई जाती है। दूसरा अंतर यह है कि यांत्रिक एकता तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में समाहित हो जाता है, और जो समूह समूह कहता है वही व्यक्ति करता। समूह और व्यक्ति में कोई डिफरेंस नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई मार धाड़, कोई हिंसा या कार्य नहीं होते हैं, वो यांत्रिक एकता हो जाती है, ठीक है। जबकि सावयवी एकता जो होती तब उत्पन्न होती है जब प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग अलग मान्य होता है, फिर भी एक साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। तीसरा अंतर यह है कि यांत्रिक एकता आदिम समाज की विशेषता है, ठीक है, जबकि सावयवी एकता आधुनिक समाज की विशेषता है। तो सावयवी एकता जो होती है वो आधुनिक समाज में पाई जाती है, ठीक है। यांत्रिक एकता पहले के समाजों में पाई जाती थी, जनजातियों में खास करके यांत्रिक एकता पाई जाती है। चौथा अंतर ये है भैया कि यांत्रिक एकता व्यक्तित्व के विकास में बाधक है और उसके प्रतिकूल काम करती है। यांत्रिक एकता व्यक्ति के विकास में बाधा उत्पन्न करती है, रुकावट उत्पन्न करती है, जबकि सावयवी एकता व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा पांचवी बात यह है कि यांत्रिक एकता में दमनात्मक कानून प्रभावकारी होता है, मतलब कानून एकदम से ठीक ठाक होता है, उसमें कोई लोचा नहीं होता है, जबकि सावयवी एकता में प्रतिकारी कानून प्रभावकारी होता है, ठीक है। छठवां अंतर यह है कि यांत्रिक एकता में धर्म की प्रधानता पाई जाती है, धर्म के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते, जबकि सावयवी एकता में धर्म का प्रभाव धीरे धीरे घटता जा रहा है। सातवां अंतर यह है कि यांत्रिक एकता का रूप जो है वो सरल है, प्राचीन है, जबकि सावयवी एकता जो है वो जटिल है, आधुनिक है, कठिन है। इसके अलावा अगर बात करें तो दुर्खीम ने यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव और अचेतन वस्तुओं से करी है, कि जो यांत्रिक एकता होती है वो एक प्रकार से वो निर्जीव और अचेतन होती है, जबकि सावयवी एकता जो होती है वो मानव शरीर से एकदम से मतलब कि एक सजीव होती है, ठीक है। और यांत्रिक एकता जो होती है उसकी सामूहिक मतलब उनकी शक्ति सामूहिक चेतना में पाई जाती है, जो समूह कहता, समाज कहता वही काम करते हैं, जबकि सावयवी एकता में उत्पत्ति कार्यात्मक भिन्नता पर निर्भर करती है, कौन सा व्यक्ति कितने कौन सा कार्य किसको करना है वो निर्धारित होता पहले से। अगर कोई दिक्कत भी आ जाती है तो उसमें माफ़ करने की गुंजाइश भी होती है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखते हैं यांत्रिक एकता जो होती है प्राचीन समाज की है और आधुनिक समाज की सावयवी एकता होती है। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, वर्ग संघर्ष के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, वर्ग संघर्ष के विभिन्न रूपों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, फटाफट से आप बताएंगे। तो संघर्ष के कई सारे रूप हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। संघर्ष लक्ष्य पूर्ति का एक माध्यम होता है। संघर्ष का क्यों करते हैं लोग? संघर्ष इसलिए किया जाता है ताकि हम जो चाह रहे हैं वो हमारा काम पूरा हो जाए, इसीलिए तो हम संघर्ष करते हैं, ठीक है। कोई भी संघर्ष होता है तो उसका एक ही काम होता है कि भाई हमारा लक्ष्य पूरा हो, हमारा जो हम सोच रहे हैं वो काम हो जाए। इसका अस्तित्व समाज में हमेशा से रहा है, शुरुआत से आदिकाल से रहा है संघर्ष का तात्पर्य। और इसी कारण से कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अब तक का जो इतिहास रहा है, ये मानव समाज का जो संपूर्ण इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा। ये कार्ल मार्क्स स्वीकार करते। कार्ल मार्क्स का कथन है कि अब तक का जो इतिहास रहा है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, और संघर्ष के बिना जीवन जो होता है अधूरा माना जाता है। संघर्ष जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको मिलेगा। संघर्ष का रूप आप देखते हैं जैसे से बदलता रहता है, उसी प्रकार संघर्ष के रूप भी बदलते हैं, और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों की दृष्टि से संघर्ष के रूप भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर बात करें, एक होता है प्रत्यक्ष संघर्ष, ठीक है, जब क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति जो होता है प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते, सामने आकर के प्रत्यक्ष तरीके से झगड़ा लड़ाई करके, यानी युद्ध करके, सांप्रदायिक दंगे, दलबंदी, ये सब प्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण है। दूसरा जो उदाहरण होता है दूसरा जो रूप होता है संघर्ष का, वो होता है अप्रत्यक्ष संघर्ष। अप्रत्यक्ष संघर्ष जो होता है उससे मतलब उस संघर्ष से इसका तात्पर्य होता है जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष की अपेक्षा परोक्ष रूप से छुप करके अपने विपक्षी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार से बाधा उत्पन्न करने का मुख्य लक्ष्य होता है कि विपक्षी जो है वो अपने कार्य में असफल हो जाए। इसमें व्यक्ति परोक्ष रूप से उचित और अनुचित साधनों का प्रयोग भी करता है, सामने नहीं आता है, बाकी सारा काम कर लेता है कि ताकि विपक्षी जो है वो उसका काम पूरा ना हो। तीसरा जो रूप होता है संघर्ष करने का, वो होता है व्यक्तिगत संघर्ष। संघर्ष केवल सामूहिक स्तर पर नहीं होता है, ये व्यक्तिगत स्तर पर होता है। जब दो व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पाया जाता है तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संघर्ष।
चौथा संघर्ष होता है आर्थिक संघर्ष। आर्थिक संघर्ष जो होता है भैया, जब क्या होता है कि कोई मतलब समाज में चूंकि आर्थिक वस्तुओं का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो आवश्यकता की तुलना में साधन हमेशा सीमित होते हैं। मान लेते हैं एक मोटरसाइकिल है, तो उसी को ए नाम का व्यक्ति चाह रहा है हमको मिल जाए और बी वाला चाह रहा है हमको मिल जाए, तो इस प्रकार से आर्थिक साधनों को लेकर के संघर्ष उत्पन्न हो जाए, तो ये हो गया। पांचवा संघर्ष होता है भैया प्रजातीय संघर्ष। प्रजातियों के बीच में संघर्ष हो जाए कि भाई किसी कोई काला है, कोई गोरा है, ठीक है, कोई किसी का नाक लंबा है, किसी का नाक चपटा होता है, कोई पीले कलर का है, कोई गेहुआ कलर का है, ठीक है। तो श्रेष्ठता और हीनता जो होती है, इस प्रकार से श्रेष्ठता और हीनता के धारणा के कारण से प्रजातिवाद का विकास होता है। जैसे काली और श्वेत प्रजाति के बीच में, क्योंकि जो सफ़ेद लोग होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, वो हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, काले लोगों को बेकार समझते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रजातीय संघर्ष होता है। छठा संघर्ष जो होता है वो होता है वर्ग संघर्ष। जब दो वर्गों के बीच में संघर्ष होता है, जैसे कि एक पूंजीवादी वर्ग हो गया, एक मजदूर वर्ग हो गया, ठीक है, तो ये होता है आपका वर्ग संघर्ष। सातवां संघर्ष आपका होता है भैया राजनीतिक संघर्ष। जब दो राजनीतिक पार्टियों के बीच में संघर्ष होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका राजनीतिक संघर्ष, ठीक है। या ऐसे बोलें कि साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच में संघर्ष हो गया, ठीक है, तो ये संघर्ष आपका राजनीतिक संघर्ष होता है। दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष। आधुनिक मतलब आठवां संघर्ष का रूप होता है सामुदायिक संघर्ष। सामुदायिक संघर्ष दो समुदायों के बीच में जब संघर्ष होता है, तो दो कम्युनिटी के बीच में तो सामुदायिक संघर्ष हो गया। नौवां संघर्ष है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में संघर्ष। यानी कि मान लेते हैं अब इस समय कोई भाषा का क्षेत्र है, मान लेते हैं हिंदी भाषी और अन्य भाषी क्षेत्र में, तो हिंदी भाषी और तेलुगु या तमिल वाले अगर आपस में एक प्रकार से क्या कर लें, संघर्ष कर लें, तो हो जाएगा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का संघर्ष भाषाई आधार पर। क्योंकि अल्पसंख्यक मतलब तेलुगु वाले कम हैं, हिंदी वाले ज़्यादा हैं, तो उनके बीच में संघर्ष होगा, तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो है संघर्ष होगा। या ऐसे बोले तो बहुसंख्यक मान लेते धर्म के आधार पर अगर देखें, तो बहुसंख्यक कौन हो जाएगा, हिंदू बहुसंख्यक हैं, और मान लेते हैं हिंदू और मुस्लिम का संघर्ष हो तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का संघर्ष हो जाएगा। क्लियर। दसवां जो संघर्ष का प्रकार होता है वो होता है धार्मिक संघर्ष। जब दो धर्मों के बीच में संघर्ष होता है तो उसको बोलते हैं धार्मिक संघर्ष। तो इस प्रकार से संघर्ष के कई रूप हैं, कई मापदंड हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको सभी के बारे में आपको समझाया। तो ये है भैया संघर्ष के विभिन्न रूप जिसके बारे में हमने आपको बताया। क्लियर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में खंड सा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। दो प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। एक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनमें से केवल 2 प्रश्न करने हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, धर्म और पूंजीवाद के संबंध में मैक्स वेबर के विचारों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपकी परीक्षा में आने वाला है, इसको रट लीजिए एकदम से। इस प्रश्न पर उत्तर को लेकर के मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। अगला प्रश्न है, कांट का प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न हमेशा आता है और आएगा, तो प्रत्यक्षवाद को लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें प्रत्यक्षवाद के बारे में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, पार्सन्स का जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है उसकी विवेचना करें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को आप एकदम से तैयार कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। इसके अलावा हिंदी साहित्य का अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर नहीं देखा लिखित वाला, देख लीजिएगा। पेपर 2 का भी मॉडल पेपर, पेपर 1 का मॉडल पेपर, दोनों का मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। लिखित मॉडल पेपर है ये, ठीक है, देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर 2 का मॉडल पेपर मैंने दे दिया, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पेपर 1 का भी दिया है लिखित वाला, दोनों आप देख लीजिएगा। इसके अलावा राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर आप देख लीजिएगा, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का दे चुका हूँ, आप देख लेंगे। एजुकेशन का पेपर 1 पेपर 2 दोनों का मॉडल पेपर हो चुका, लिखित का भी ऑब्जेक्टिव का भी, तो आप सब इन सभी मॉडल पेपर को देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, आई लव यू।